हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। तो हमारा जो पूरा वीडियो है, इस वीडियो में इस लेक्चर के अंदर हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है, कोशिका भित्ति की खोज, मृत कोशिका की खोज और जो जीवित कोशिका की खोज है, तो आपको मेरा जो फर्स्ट जो लेक्चर है उसको आपको देखना है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से खोज की गई है। ठीक है, तो इसमें हमें पूरा कोशिका भित्ति की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति है उसकी खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवाणु, पादप, कवक, शैवाल, इन सभी में क्या होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। जबकि जंतु और माइकोप्लाज्मा होते हैं, इन दोनों में क्या होते हैं, एब्सेंट होती है। ठीक है, आपको ये क्या याद रखना है कि जो जंतु कोशिका है, ठीक है, जो जंतु है और जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, क्या है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, जिसको जो किस जगत में आती है, मोनेरा जगत में आती है। ठीक है, जो मोनेरा जगत है, उस मोनेरा जगत के अंदर कौन आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, जो सबसे छोटी कोशिका, इसे PPLO भी बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये मोनेरा जगत के अंदर आता है। और ये क्या है, इसके अंदर क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्पत्ति की। कोशिका भित्ति की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो उसकी जो अंतिम अवस्था होती है वह टीलोफेज अवस्था होती है। केंद्र का विभाजन पूर्ण होता है, यानी यहाँ पे इस टीलोफेज अवस्था में केंद्र जो होता है उसका भी विभाजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब है, जब भी कोशिका का विभाजन होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है, तो उसकी जो अंतिम अवस्था होती है वह टीलोफेज अवस्था होती है, टिल द एंड। याद क्या कैसे रखते हो, टिल द एंड, जो लास्ट की जो होती है वो जो टीलोफेज अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है, केंद्र का जो विभाजन है वह भी क्या होता है, पूर्ण होता है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी जो कोशिका का जो विभाजन हो रहा है उसके बारे में। तो ये जो डायग्राम है आपको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। आपको पहले आप पहले इस तरह से समझ लो, उसके बाद मैंने इसको जो पेज है उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, खाली पेज में भी। तो ये क्या है, सबसे पहले ये कोशिका है। ठीक है, इसमें मैंने और जो होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा और जो कोशिकांग होते हैं, गोल्जी हो गया, वो मैंने बनाए नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ केंद्र को बनाया है। ठीक है, ये केंद्रक है। इसकी कोशिका विभाजन में क्या होता है कि जो अंतिम अवस्था होती है वो क्या होती है, टीलोफेज होती है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि टीलोफेज अवस्था में केंद्रक में क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, केंद्रक में विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद इस तरह की संरचना बन गई। ठीक है, यानी एक केंद्र इधर आ गया, एक केंद्र इधर आ गया। ठीक है, और बीच में एक क्या आ गई, परत आ गई। ठीक है, केंद्र अंतिम अवस्था ही कोशिका में विभाजन हुआ, केंद्र क्या हो गया, दो भागों में बंट गया, बीच में क्या आ गई, एक परत आ गई। इस परत को क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर या तर्कु तंतु। इस परत को क्या बोला गया है, स्पाइंडल फाइबर, तर्कु या तर्कु तंतु। और ये जो तर्कु तंतु है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों की इस जो संरचना इसके साथ क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया के कारण इस जो परत है तर्कु तंतु, इस पर ये क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं और इस तरह की संरचना है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इस संरचना में इसके जुड़ने से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडी है, इनके जुड़ने से किसके साथ, ट्यूबुलिन प्रोटीन या तर्कु तंतु के साथ, तो क्या बनेगा, फ्लेग्मोप्लास्ट, इसके अलावा पेक्टिन और कैल्शियम। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, उत्पादित हो जाएंगे, साथ में क्या हो जाएंगे, इनके साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, फिर ये जो पूरी बन गई इसको बोलेंगे कोशिका पट। ठीक है, आपको याद रखना है कोशिका पट किसे बोलेंगे, इस पूरी संरचना को, जो बीच के में अंदर जो संरचना बनी है जिसमें फ्लेग्मोप्लास्ट, पेक्टिन और कैल्शियम जुड़े हुए हैं, इसी को बोलेंगे कोशिका पट। इसके बाद आगे अभिक्रिया होती है कोशिका पट के बाद। इसमें क्या होता है कि इसके साथ फ्लेग्मोप्लास्ट है, पेक्टिन भी है, कैल्शियम, अगर मैग्नीशियम भी साथ में जुड़ जाता है
ठीक है, यानी अभिक्रिया हो रही है धीरे धीरे, और उसके बाद ये चारों के चारों इसी परत के अंदर जुड़ गए, तो इस परत को क्या बोलेंगे, मध्य पटलिका या मिडल लेमेना, या इसे क्या बोलते हैं, सीमेंट लेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सीमेंट लेयर यानी इसके अंदर कैल्शियम के पेक्टेट होते हैं, पेक्टेट का मतलब होता है पेक्टिन, और मैग्नीशियम के पेक्टेट होते हैं, मैग्नीशियम के पेक्टिन होते हैं। ठीक है, ये जो पेक्टिन है ये किसके साथ जुड़ता है, कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम के पेक्टेट। मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ता है, पेक्टिन के साथ, तो मैग्नीशियम के पेक्टेट। 90% कैल्शियम के पेक्टेट होते हैं, और कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कितने होते हैं, 10%। ठीक है, और इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे, ये जो पूरी बीच की, इसे बोलते हैं मध्य पटलिका। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि जो कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी है। ठीक है, सेल वॉल बनने में सबसे पहले फ्रेगमोप्लास्ट बना। ठीक है, जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद फ्रेगमोप्लास्ट के साथ पेक्टिन जुड़ा तो कोशिका पट्टी बनी। ठीक है, और इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ा तो क्या हो गया, मध्य पटलिका है उसका निर्माण हो गया। ठीक है, साथ में कौन जुड़ गया, मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्या हो गया, मध्य पटलिका है उसका निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसको इस डायग्राम में देखें तो क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आपको क्या मिल है, ये एक कोशिका है। ठीक है, ये बीच में क्या है, इसके केंद्रक है। इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ। ठीक है, अब विभाजन हुआ यानी ये टीलोफेज अवस्था है, लास्ट अवस्था है। ठीक है, टीलोफेज ये लास्ट अवस्था है। ठीक है, और टीलोफेज अवस्था में ये जो केंद्रक है वो दो भागों में बंट जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगी, एक परत उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये केंद्रक हो गया, और एक ये केंद्र, यानी केंद्र क्या हो गया, दो भागों में बंट गया, और बीच में क्या आ गई, एक परत आ गई। ठीक है, इसके बाद दोबारा फिर से क्या हुआ, क्रिया हुई आगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और प्लस जो गोल्जी बॉडी है, उन्होंने भी क्या किया, इस परत के साथ अभिक्रिया की। ठीक है, और परत के साथ अभिक्रिया की तो क्या हुई, संरचना कुछ इस प्रकार से बन गई। ठीक है, ये अलग अलग हो गए इसमें बीच में। ठीक है, ये और इस बीच में क्या आ गया, पदार्थ आ गए इसे। ठीक है, कुछ नए पदार्थ है वो साथ में जुड़ गए, और केंद्रक और वहाँ पे वो उसी प्रकार से है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इसमें जो और नए पदार्थ जुड़े हैं, उनमें एक तो क्या जुड़ गया, फ्रेगमोप्लास्ट। इसके अलावा कौन जुड़ा है, पेक्टिन जुड़ गया। ठीक है, तो ये दोनों जुड़े हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कोशिका पट बोलते हैं। ठीक है, कोशिका पट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर से अभिक्रिया हुई, इसी प्रकार से वापस कोशिका बनी, दो केंद्रक बन गए, बीच में और परत बन गई। ठीक है, वही परत बन गई, ये मोटी परत हो गई थोड़ी। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसमें क्या क्या जुड़ गया, फ्रेगमोप्लास्ट जुड़ गया। ठीक है, इसके अलावा क्या जुड़ा है, पेक्टिन जुड़ गया, इसके अलावा कैल्शियम जुड़ गया, इसके अलावा मैग्नीशियम जुड़ गया। तो इस संपूर्ण जो परत बनी है, इस परत को इतने सारे जो पदार्थ जुड़े हैं, इस परत को बोलते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके बीच में क्या बन गई है, मध्य पटलिका बन गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति के स्तर के बारे में। कोशिका भित्ति के जो स्तर हैं उनके बारे में, कोशिका भित्ति के स्तर। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं हम। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं जो बीच में क्या पाई जा रही है, एक मध्य पटलिका है, जो क्या हमने पीछे पढ़ा है कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के पेक्टेट द्वारा बनती है। और इस जो मध्य पटलिका है, इसका जो कठोरता का जो कारण है वो क्या है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो पेक्टेट है, उन्हीं के कारण क्या होती है, मध्य पटलिका क्या होती है, कठोर होती है। और यह कच्चे जो फल होते हैं उनके अंदर कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कोशिका जो भित्ति है, प्राथमिक जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में। ये जो बाहर की जो संरचना दिख रही है आपको, ब्लैक जो मैंने लाइन खींची है, ये जो ब्लैक वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ये यंग प्लांट में पाई जाती है, यानी यंग प्लांट सेल जो होती है, उस यंग प्लांट सेल के अंदर जवान जो कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसके अंदर ये प्राथमिक कोशिका भित्ति वो पाई जाती है, और सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। यह सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, जो बाहरी जो यंग प्लांट सेल होती है, वह सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है उसमें वृद्धि व विस्तारण का गुण पाया जाता है, यानी वृद्धि यानी बढ़ने का और विस्तार करने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। और ये गुण किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से विभोज की जो उत्तक होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे।
और ये बात करते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति की। ये जो तीनों लेयर रेड कलर में मैंने खींची है, तीनों की तीनों लेयर क्या कहलाती है? द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। और द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होती है? ओल्ड होती है, ठीक है, पुरानी होती है और वृद्धि व विस्तारण का गुण नहीं पाया जाता है। मोटी, इसके अलावा वृद्धि व विस्तारण का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन क्या होती है? मोटी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और सुबेरिन की बनी हुई होती है, ठीक है। आगे थोड़े से बात कर लेते हैं। जो लेयर दिखाई है मैंने इसमें, जो आपने डायग्राम में देखी है कि लेयर किस प्रकार से, ये बीच में मध्य पटलिका है, जो इस प्रकार से ये मध्य पटलिका है, ये दोनों बाहर की ओर तरफ क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी कोशिका भित्ति है, ठीक है। इसके अलावा जो ये तीनों लेयर दिख रही है आपको, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? ये मध्य पटलिका हो गई, इस प्रकार से आप देख सकते हो। मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। आगे देख लो डायग्राम, इसको मैं आपको पेज में भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि जैसे ये बीच के अंदर क्या है, ये मैंने जो मध्य पटलिका आपने अभी अभी पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये मध्य पटलिका हो गई, ठीक है। इसमें ये मैंने सारे जो पदार्थ है वो भर दिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये मैंने एक कोशिका बनाई, ठीक है। इसके अलावा मैंने फिर इसके बाद ये दूसरी कोशिका बनाई। इसके बाद ये मैंने अंदर की जो कोशिका है वो बनाई। ये अंदर की कोशिका हो गई, ठीक है। ये जो बाहर जो पाई जा रही है, ये तो क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और जो अंदर की ओर है, ये क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब इसके अंदर अन्य अलग अलग प्रकार के द्रव्य जो, या कोशिका द्रव्य हो गया, और जो पदार्थ है कोशिकांग है, वो इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो परत होती है, अंदर की जो परत होती है, वो 3 लेयर में बंटी होती है, S1, S2 और S3, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है उसमें वृद्धि व विस्तारण का गुण पाया जाता है। सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है उसमें वृद्धि व विस्तारण का गुण नहीं पाया जाता। जो बाहर की जो परत होती है पतली होती है, अंदर की जो परत होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। अब विभज्योतिकी ऊतकों में, या जो प्राइमरी सेल है या सेल वॉल होती है, विभज्योतिकी ऊतकों में वृद्धि व विस्तारण का गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैसे ये क्या है, जैसे ये मैंने कोई विभज्योतिकी ऊतक बनाया है, ठीक है, विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। विभज्योतिकी ऊतक में क्या होता है कि ये क्या है, यहाँ कोई कोशिका पाई जाती है जो शीर्ष पर, जिसे विभज्योतिकी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? वृद्धि करती है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें जो गुण था विभाजन का, अब इसमें गुण आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये विभाजन करेगी और नई 2 कोशिकाएं बनेगी, और अब इसमें विभाजन हो जाएगा, ठीक है, विभाजन का गुण पाया जाएगा। अब ये दोनों क्या सभी क्या हो गई? मर्त हो गई, और ये सभी अब आगे और विभाजन होगा, और इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएंगे? विभाजन का गुण आ जाएगी, और ये क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इसमें क्या पाया जाता है? विभाजन का या वृद्धि का जो गुण है वो पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मध्य पटलिका क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मध्य पटलिका की बात कर लेते हैं। यह बहुकोशिकीय पादपों का गुण है, यानी जो बहुकोशिकीय जो प्लांट होते हैं, मल्टी सेलुलर जो प्लांट होते हैं, उनका गुण है। यानी कि मल्टी सेलुलर पादपों में देखा जाता है कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मध्य पटलिका उन्हीं 2 कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है, ठीक है। 2 कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? मध्य पटलिका पाई जाएगी। 2 कोशिका होगी तो 2 कोशिका मतलब बहुकोशिका, ठीक है। तो बहुकोशिका जो पादप होते हैं उन्हीं के अंदर मध्य पटलिका है वो प्रेजेंट होती है। यह 2 सम्मुख आमने सामने की कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंट की परत है, और ये क्या होती है? एक सीमेंट की परत होती है आमने सामने की जो कोशिकाएं हैं उनके लिए, ठीक है। यह जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट या पेक्टिन से बनी होती है, और जो ये मध्य पटलिका होती है यह कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के जो पेक्टेट होते हैं, जो या पेक्टिन होते हैं, उनके द्वारा बने होते हैं। और कच्चे जो फल होते हैं उनमें कठोरता का कारण क्या होता है? ये मध्य पटलिका होती है। फलों के परिपक्वन के समय पेक्टिनेज या पॉलीग्लाइकोलाइनेज एंजाइम का निर्माण होता है। यानी फल जब पक रहे होते हैं, उनकी परिपक्वन की जो अवस्था होती है, उस समय पेक्टिनेज एंजाइम, या इसे ही क्या बोलते हैं? पॉलीग्लाइकोलाइनेज एंजाइम का क्या होता है? निर्माण होता है, जो मध्य पटलिका को घोल देता है। यानी ये जो एंजाइम होता है पेक्टिनेज एंजाइम, यह फल का जो परिपक्वन होता है उस समय मध्य पटलिका जो होती है, उस मध्य पटलिका को क्या कर देता है? घोल देता है, ठीक है। जिसके कारण
पके हुए फल मुलायम होते हैं और इसके कारण जो पकने के बाद फल क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, कठोरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आगे बात करते हैं, फलों का पकने या पकाने का कार्य इथाइलिन नामक गैस या हार्मोन करता है। यानी जो फल जो पकते हैं उसका जो कार्य है वो इथाइलिन जो नामक एक जो गैस ये हार्मोन है उसका होता है। ठीक है, बात आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है तो आपको याद रखना है इथाइलिन नामक एक गैस या हार्मोन का ये कार्य होता है। अब बात करेंगे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति की। ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, यह स्तर मध्य पटलिका के अंदर की ओर पाया जाता है। हमने प्राथमिक कोशिका भित्ति के बारे में बात की है और इसको डिटेल में लिखा है, तो आप इसको भी एक बार देख लो। यह स्तर मध्य पटलिका के अंदर की ओर पाया जाता है। मध्य पटलिका हमने पढ़ी है, ठीक है, और मध्य पटलिका के जो अंदर की ओर जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। यह पतली व लचीली होती है, हमने बात की है पतली व लचीली होती है। इसमें वृद्धि व विस्तारण का गुण पाया जाता है, क्योंकि प्राथमिक कोशिका भित्ति विभ्योतकी ऊतक में पाई जाती है। जो विभ्योतकी ऊतक होता है उसके अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसी के कारण इसमें वृद्धि और विस्तारण का गुण है वो पाया जाता है। यह सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन से निर्मित होती है। यह यंग प्लांट सेल या तरुण पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी जो यंग प्लांट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। कोशिका के परिपक्वन के समय प्राथमिक कोशिका भित्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है या घुलने लगती है और इसमें कणादान वृद्धि पाई जाती है। ये कणों में विभाजित हो जाती है और वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति के बारे में। मैंने ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम के समय उस टाइम ये चीजें बता दी है। ठीक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति यह मोटी व कठोर होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है और इसमें 3 लेयर पाई जाती है, S1, S2 और S3, इसीलिए ये मोटी और कठोर होती है। ठीक है, वृद्धि व विस्तारण का गुण प्राथमिक कोशिका में पाया जाता है लेकिन द्वितीयक कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि यह विभ्योतकी ऊतक में अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये विभ्योतकी जो ऊतक होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए वृद्धि व विस्तार का गुण इनमें नहीं पाया जाता। इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन का जमाव पाया जाता है। इसके अलावा जो सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, सुबेरिन हो गया और काइटिन हो गया, इन सभी का क्या पाया जाता है, एक जमाव पाया जाता है द्वितीयक कोशिका भित्ति में। ठीक है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है, उसके कारण यह कठोर व मृत होती है। यानी लिग्निन के जमाव के कारण क्या होता है, द्वितीयक कोशिका भित्ति कठोर हो जाती है, इसके अलावा यह मृत होती है। इसमें उपस्थित सुबेरिन इसे जल के प्रति पारगम्य बनाता है। यानी क्या होता है कि सुबेरिन की उपस्थिति में क्या होता है, जल क्या होता है, उसके प्रति अपारगम्य रहता है, उसके जो जल है उसका गति नहीं कर पाता। ठीक है, जल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता अगर बीच में क्या हो, सुबेरिन का जमाव हो। इसमें कणादान व स्त्रादान वृद्धि पाई जाती है और कणों की और स्तर की वृद्धि पाई जाती है। कणों में भी वृद्धि होती है, इसके अलावा जो स्तर होते हैं, लेयर होते हैं, उनमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति है वो कुछ ही जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनकी जो वाहिनिकाओं यानी जाइलम के भाग होते हैं, उनमें एक कौन सा भाग होता है, वाहिनिकाएं होती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये तृतीयक कोशिका भित्ति है वो टर्शरी जो सेल वॉल होती है वो पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको याद नहीं रखना ज़्यादा, आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि तृतीयक कोशिका भित्ति जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं होती हैं, यानी जाइलम वाला जो भाग होता है, जाइलम का जो वाहिनिकाओं वाला जो भाग होता है उसके अंदर तृतीयक कोशिका भित्ति या टर्शरी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। यह हेमीसेल्यूलोज व जाइलोन से बनी होती है। ये जो वाहिनिकाओं के अंदर जो तृतीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है यह हेमीसेल्यूलोज व जाइलोन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण। यानी जो कोशिका भित्ति जो पदार्थ हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, प्रोटीन हो गया, लिग्निन हो गया, ये सुबेरिन, ये जो पदार्थ पाए जाते हैं सेल्यूलोज के उस कोशिका भित्ति के अंदर, ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज का जो निर्माण है वो कोशिका भित्ति से होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्वर्धी जालिका, इसके अलावा डिक्टियोसोम के द्वारा इन दोनों यानी हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का निर्माण होता है। और जो प्रोटीन का जो निर्माण है वो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा लिग्निन व सुबेरिन का निर्माण स्पीरियोसोम के द्वारा होता है। स्पीरियोसोम क्या है, ये प्रकार का माइक्रोबॉडी है, माइक्रोबॉडीज की श्रेणी के अंदर स्पीरियोसोम को रखा गया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों का जो निर्माण है, कोशिका भित्ति के जो इन पदार्थों का निर्माण है वो इन जो कोशिकांग है इनके द्वारा होता है। ठीक है, ये एक बार आप देख लो दोबारा। सेलुलोज का कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का गोल्जी का, एंथोवर्डी जैल का और डिक्टियोसोम से, प्रोटीन का राइबोसोम से और लिग्निन और सुबेरिन का स्फीरियोसोम से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।